वेलकम बैक टू रैपिड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो रिवीजन सीरीज़ में हम चल रहे थे सेट नंबर 31 और एडवांस सेट में सेट नंबर 6 में। तो हम करेंगे इन दोनों का रिवीजन। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो शुरुआत। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप रैपिड स्टडी 1 करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें, ये है सेट नंबर 6 एडवांस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका है कि लक्ष्मण भट्ट तेलंग जो है इनको पद्मश्री कब मिला था। तो इनको पद्मश्री 2024 में मिला था। और ये किससे संबंधित है, तो ध्रुपद गायन से ये संबंधित है। कौन? लक्ष्मण भट्ट तेलंग। कुल पद्म की बात कर लेते हैं तो अब तक कुल पद्म सर्वाधिक कितने दिए जा चुके हैं, तो 132। रोमालो राम की बात कर लेते हैं तो रोमालो राम जो है वो किससे संबंधित है, तो वो डोंगरी लोक गायक से ये संबंधित है। सोमदत्त बट्टू की बात कर लेते हैं तो सोमदत्त बट्टू जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से ये संबंधित है। किससे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से ये संबंधित है। क्रिकेट में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, हरविंदर सिंह को पद्मश्री 2024 में मिला है। कब? हरविंदर सिंह को पद्मश्री 2024 में किसके लिए मिला है, तो क्रिकेट के लिए मिला है। और किसको मिला है क्रिकेट के लिए, तो मनदीप सिंह भाई जो है ये भी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से ये संबंधित है। पद्मश्री की बात कर लेते हैं तो पद्मश्री 2024 में लोक नाट्य के लिए कौन कौन से राज्यों से जो संबंधित पर्सन है उनको मिला है। तो पहले है ओम प्रकाश शर्मा, जिनको मार्च के लिए, मार्च कहाँ मनाया जाता है, तो मार्च जो है लोकनाट्य वो एमपी में मनाया जाता है। कहाँ पर? एमपी में मार्च लोकनाट्य जो है वो एमपी में मनाया जाता है। और ओम प्रकाश शर्मा को ये दिया गया है पद्मश्री 2024। महावीर गुड्डू की बात कर लेते हैं। महावीर गुड्डू जो कि सोलो डांस के जनक हैं। सोलो डांस के जनक पूछे जाते हैं कौन है, तो ये है महावीर गुड्डू। कौन है? महावीर गुड्डू है। सब्दा लोक नृत्य जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, इसके कौन से ऐसे पर्सन है जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में, तो भगवत प्रधान जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2024 में। बदरवप्पन एम की बात कर लेते हैं तो बदरवप्पन जो है वो कुम्भी लोक नृत्य से संबंधित है, जो कि कौन सा, और कुम्भी लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पार्वती बरुआ की बात कर लेते हैं तो ये पहली महावत है। कौन सी है? पहली महावत है। स्वांग की बात कर लेते हैं तो स्वांग कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा और यूपी में भी मनाया जाता है स्वांग। करियाला की बात कर लेते हैं तो करियाला कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बालकमकम की बात कर लेते हैं तो बालकमकम कहाँ मनाया जाता है, ये आंध्रा में मनाया जाता है। वायलिन से संबंधित कौन कौन से पर्सन है, तो एक तो टी एन कृष्णन है, HK वेंकट रमणन है, और MS विश्वनाथ है, और MS गोपाल कृष्णन है। कौन है? HK वेंकट रमणन, MS विश्वनाथ, TN कृष्णन और MS गोपाल कृष्णम। यानी कृष्णम वेंकटरमण और विश्वनाथम, ये किससे संबंधित है, तो वायलिन से है। किससे? वायलिन से संबंधित है। डॉक्टर BC राम पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर BC राम पुरस्कार की शुरुआत 1962 में होती है। ये किस में दिया जाता है, तो ये एक चिकित्सा के क्षेत्र में देने वाला अवार्ड है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो विश्व शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ये कब शुरुआत हुआ है इसकी, तो 1958 में ये शुरुआत की गई थी। किसकी? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो 1957 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था। हावेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो हावेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो ये मैथ में दिया जाता है। एवेल पुरस्कार जो है वो भी किस में दिया जाता है, तो वो भी मैथ में दिया जाता है। ठीक है, तो और इसकी शुरुआत कब होती है, तो हावेल पुरस्कार की 2002 में इसकी शुरुआत होती है। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, तो विलियम जॉन ने किया है। किसने किया है? विलियम जॉन ने इसका किया है। विलियम जॉन ने और क्या किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में होती है, इसमें भी इनका योगदान रहा था। इंग्लिश में और ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के इंग्लिश का ट्रांसलेशन किसने किया था, तो चार्ल्स बिकिंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बिकिंस ने किया था। वैदिक ज्ञान की बात कर लेते हैं तो वैदिक ज्ञान की जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो किसने किया था,
तो मैप्स मूलर ने किया था। रामायण की बात कर लेते हैं तो RTH ग्रिफिथ ने इंग्लिश में रामायण का अनुवाद किया था। महाभारत का अनुवाद इंग्लिश में किसने किया था? तो केसारी मोहन गांगुली ने महाभारत का किया था। अकबरनामा की बात कर लेते हैं तो अकबरनामा की इंग्लिश में अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था। विश्व शांति दिवस की बात कर लेते हैं तो विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर जो है विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 सितंबर के बात कर लेते हैं, 2 सितंबर में क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है। 15 सितंबर की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग जो डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात कर लेते हैं तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है। 28 सितंबर की बात करते हैं तो 28 सितंबर में विश्व रेबीज दिवस जो है वो मनाया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात कर लेते हैं तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल पदक कितने जीते थे? तो कुल पदक 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जो है वो मेडल जीते गए थे। अगर रैंक की बात कर लेते हैं तो कितनी रैंक थी? तो टोक्यो पैरालंपिक में रैंक जो है वो 24 रही है। कितनी? 24 रही है। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये प्रमोद भगत है। कौन है? प्रमोद भगत है। अपनी लेखरा किससे संबंधित है? तो अपनी लेखरा जो है वो शूटिंग से संबंधित है। अमित पंघल की बात कर लेते हैं तो ये जेवलिन थ्रो से हैं। अमित अंगल, ठीक है। मनीष नरवाल की बात कर लेते हैं तो मनीष नरवाल किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। कृष्णा नायर की बात कर लेते हैं तो कृष्णा नायर किससे संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। मैराथन की बात कर लेते हैं तो मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? तो 49.195 किलोमीटर की मैराथन होती है। डर्बी हॉर्स रेस की दूरी कितनी होती है? तो डर्बी हॉर्स रेस की जो दूरी है वो 2 से 4 किलोमीटर होती है। फार्मूला 1 रेस की बात कर लेते हैं तो फार्मूला 1 रेस जो है वो 305 किलोमीटर में होती है। कौन सी? फार्मूला 1 रेस की जो दूरी होती है वो। खेल और उनके जो जन्मदाता हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे शतरंज है तो शतरंज के जन्मदाता कौन है? तो भारत है। क्रिकेट के जन्मदाता की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड है। बिलियर्ड की बात कर लेते हैं तो कौन है? तो फ्रांस है। बेसबॉल की बात कर लेते हैं तो अमेरिका है। ये इंडिया वाले याद रखेंगे। जैसे भारत शतरंज है, कबड्डी है, पोलो है, स्नूकर है, ये सभी और टेबल टेनिस है। इन सभी के कौन है? तो इन सभी के इंडिया है। कौन है? इंडिया है। क्रिकेट की सभी को पता है कि कहाँ से शुरुआत होती है? तो ये इंग्लैंड से शुरुआत होती है क्रिकेट की, ठीक है। बाकी टेबल टेनिस, स्नूकर, पोलो, कबड्डी और शतरंज ये कहाँ से? ये है कहाँ के? ये इंडिया के। आत्मकथा की बात कर लेते हैं। गेम चेंजर किसकी है? तो शाहिद अफरीदी की पुस्तक जो है वो गेम चेंजर है। कटिंग एज की बात कर लेते हैं तो जावेद मियांदाद जो है कटिंग एज के हैं। वॉरियर रेस की बात कर लेते हैं तो इमरान खान जो है इनकी पुस्तक का नाम वॉरियर रेस है। टाइमलेस स्टील की बात कर लेते हैं तो राहुल द्रविड़ की पुस्तक का नाम टाइमलेस स्टील है। सुल्तान ए मेमोरियल ये किसकी है? ये है वसीम अख्तर की। किसकी? वसीम अकरम की है। किसकी है? वसीम अकरम की है सुल्तान ए मेमोरियल। नो स्पिन किसकी है? तो सैनबॉर्न की है। किसकी है? सैनबॉर्न की है नो स्पिन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। कैसे आवंटित की जाती हैं? तो लोकसभा सीटों के राज्यों को के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो जनगणना हुई थी 1971 में, उसी के आधार पर लोकसभा की जो सीटें हैं वो आवंटित की जाती हैं। 1976 में 500 सीटें थी, उनको बढ़ा करके 545 कर दी गई। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 1987 में कितनी थी? तो 1987 में 550 थी और प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो 545 है। राज्यसभा में क्या होता है? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 ईयर पर इनको रिटायर कर दिया जाता है। 1/3 सदस्य को, यानी कि 3 सदस्य हैं तो उनमें से 1 सदस्य को रिटायर कर दिया जाएगा 2 ईयर के अवकाश के बाद में। कैबिनेट सचिव की बात कर लेते हैं तो कैबिनेट सचिवालय का जो अध्यक्ष है, कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। ब्रिटिश काल से उद्गम हुआ है। किसका? कैबिनेट सचिव का जो उद्गम है वो ब्रिटिश काल से ही है।
कैबिनेट सचिव क्या काम करता है? तो पीएम को सलाहकार का काम करता है, कैबिनेट की देखभाल करता है, सरकारी कार्य निपटाने की जिम्मेदारी भी कैबिनेट सचिव के पास में होती है। डलहौजी की बात कर लेते हैं तो ये चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। अवध के लिए एक बात बोली थी कि ये चेरी का फल जो है वो हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। तो अवध को इन्होंने राज्य हड़प नीति के द्वारा इन्होंने नहीं अपनाया था, इन्होंने एक कुशासन का आरोप लगाकर ही अवध को जो है अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इसको छीन लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, डलहौजी ने क्या कहा था अवध के लिए कि ये चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। अवध की बात कर लेते हैं तो कुशासन का आरोप लगा था 1856 में। ठीक है, और अवध के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो आउटरम की रिपोर्ट जारी की गई थी। किसकी? आउटरम की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। राज्य हड़प नीति की बात कर लेते हैं, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो 1848 में सबसे पहले सितारा को हड़पा गया था। कब? 1848 में सितारा को सबसे पहले हड़पा गया था। उसके बाद में उदयपुर को 1852 में हड़पा गया था। उसके बाद में जैतपुर और संभल को 1849 में। डलहौजी के कार्यकाल की बात करते हैं तो डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1846 से 1856 तक चलता है। डलहौजी के समय में कौन कौन से काम हुए हैं तो वो देख लेते हैं। तो 1853 में रेलवे का जनक इनको कहा गया। इन्होंने 1853 में रेलवे लाइन की शुरुआत करवाई थी, तो इसीलिए डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। विद्युत तार सेवा इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई 1854 में। डाकघर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आता है 1854 में। और वुड डिस्पैच यानी कि जो विद्युत तार सेवा है, डाकघर एक्ट है और वुड डिस्पैच 1854 में। वुड डिस्पैच भी इन्हीं के टाइम पर आया था। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आता है। ठीक है, विद्युत पुनर्वाह अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये लागू जो है विद्युत पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में आता है, लेकिन लागू किसके द्वारा किया जाता है? कैनिंग के द्वारा, क्योंकि उस टाइम कैनिंग का कार्यकाल आ चुका था 1856 से 1862 तक। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो किसका रहा है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में को समाप्त करने में। ठीक है, सहायक संधि की बात कर लेते हैं तो 1798 में सहायक संधि होती है, जिसके जनक डुप्ले हैं। कौन है? डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी थे। कौन थे? फ्रांसीसी थे। भारत में किसने लागू की थी सहायक संधि? तो बेलेजली ने भारत में सहायक संधि लॉन्च की थी, जिसको बंगाल का शेर कहते हैं। बेलेजली को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शेर कहा जाता है। ठीक है, अवध की संधि कब हुई थी? तो 1801 में अवध की संधि होती है। पेशवा की संधि कब हुई थी? तो 1803 में पेशवा की संधि होती है। सिंधिया की संधि की बात कर लेते हैं तो 1804 में होती है। और फर्स्ट हैदराबाद निजाम जो है वो 1798 में होती है। मैसूर प्लस तंजौर की संधि जो है वो 1799 में होती है। इसके बाद में रिपन का कार्यकाल आता है 1880 से 1884 तक। इनका जो कार्यकाल है वो चलता है। कार्यकाल का मतलब है भारत में जो वायसराय या फिर जो भी बनाए जाते हैं उस टाइम, तो उनके कार्यकाल जो है वो चलते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन जनक के नाम से इनको जाना जाता है। कब? 1882 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। किसने? रिपन ने। इन्हीं के कार्यकाल में नियमित जनगणना होती है 1881 में। वैसे तो जनगणना 1872 में होती है, लेकिन नियमित रूप से रिपन के कार्यकाल में होती है। ठीक है, इन्होंने कारखाना एक्ट 1881 में रिपन के द्वारा रिपन के कार्यकाल में जो कारखाना एक्ट है वो आता है। इसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था 1882 में। कब ख़त्म कर दिया गया था? 1882 में। लेकिन लागू किसने किया था? तो लागू किया था लिटन ने। 1878 में लागू किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1882 में ये ख़त्म कर दिया गया रिपन के कार्यकाल में। लिटन ने चलाया और रिपन ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, 1878 में ही शस्त्र अधिनियम आता है। कौन सा? शस्त्र अधिनियम जो है
वो आता है। एल्बर्ट बिल क्या था? एल्बर्ट बिल जो है वो 1883 में आता है। इसमें ये था कि यूरोप लोगों को का मुकदमा जो है वो इंडिया के जज भी सुनेंगे। क्या था एल्बर्ट बिल? एल्बर्ट बिल में ये था कि विदेशों के जो भी मुकदमे, अगर कोई भी अंग्रेज है और उसका मुकदमा है तो इंडिया के जज भी उसको सुन सकते हैं। ठीक है, प्रथम जनगणना की बात कर लेते हैं तो मेयो के कार्यकाल में 1872 में होती है, ये आपको हम शुरुआत में बता चुके। कूका आंदोलन की बात करते हैं तो 1871-72 में कूका आंदोलन जो है वो होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो राम सिंह और बालक सिंह के नेतृत्व में ये होता है। गौ हत्या के खिलाफ की बात कर लेते हैं तो गौ हत्या की जो खिलाफ है वो कूका आंदोलन ही गौ हत्या के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। आपसे पूछ सकता है कि गौ हत्या के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो गौ हत्या के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो कूका आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया? तो 1871-72 में ये चलाया गया था। और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो राम सिंह और बालक सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। बेल्लूर विद्रोह की बात कर लेते हैं तो बेल्लूर जो स्थान है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसका विद्रोह कब किया गया था? तो 1806 में इसका विद्रोह होता है। 1829 में क्या होता है? बैरकपुर में एक विद्रोह होता है जो कि 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। मंगल पांडे ने क्या किया था? जो कारतूस बनाने वाली स्टोरी सुनी है आपने कि सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाए गए थे उसमें उन्होंने चलाने से मना कर दिया था। गाय की चर्बी से जो कारतूस है वो बनाए गए थे। ठीक है, तो वहाँ से एक विद्रोह उठा था जो कि विद्रोह कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? तो बैरकपुर छावनी से इसका विद्रोह शुरू होता है। किसका? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति जो है वो वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, बैरकपुर छावनी से 34वीं इन्फेंट्री से। 1829 में ये 47वीं इन्फेंट्री और 1857 में ये 34वीं इन्फेंट्री है। यहाँ पर ये बैरकपुर विद्रोह के नाम से जानते हैं और यहाँ पर ये बैरकपुर छावनी थी जो कि मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, मंगल पांडे जो थे वो 34वीं इन्फेंट्री के थे। 1829 में बैरकपुर विद्रोह नेतृत्व होता है। ठीक है, 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या किया था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता इनको माना जाता है और 19वीं सदी के पूर्व में इन्हें माना जाता है। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषा जानते हैं। कौन सी भाषा जानते थे? संस्कृत भी जानते थे, ये फारसी भी जानते थे, ये अरबी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे तथा फ्रांसीसी भी भाषा भी जानते थे। 1809 ईस्वी की बात कर लेते हैं तो फारसी में एक इन्होंने पुस्तक लिखी है, एकेश्वरवादियों को उपहार। क्या था? एकेश्वरवादियों को उपहार। 1872 की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 1872 में बंगाल में होता है। 1772 में इनका जन्म होता है राजा राम मोहन राय का और 1883 में ब्रिस्बेल यानी इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? राजा राम मोहन राय की। इन्हें पुनर्जागरण का दूत भी कहते हैं तथा नव भारत का तारा भी इनको कहा जाता है। पूछ सकते हैं कि नव भारत का तारा किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको? और पुनर्जागरण का दूत भी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने फारसी में पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो एकेश्वरवादियों का उपहार था। 1872 में बंगाल में जन्म होता है, ब्रिस्बेन इंग्लैंड में इनकी 1883 में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की बात कर लेते हैं तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? तो अकबर द्वितीय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर रोक भी 1829 में इन्हीं के द्वारा लगाई गई थी। कब? 1829 में। किसके? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद में संवाद कौमुदी की बात कर लेते हैं तो संवाद कौमुदी जो है 1821 में इन्हीं के द्वारा ये पत्रिका जारी की जाती है। 1822 में इन्होंने मिरात उल अखबार निकाला था। क्या निकाला था? मिरात उल अखबार, जो कि 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त होने वाला पहला अखबार था। कौन था? 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जब्त होने वाला पहला अखबार कौन था? तो मिरात उल अखबार था, जो कि इनके द्वारा 1822 में चलाया गया था। और संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा पहला जो अखबार है वो आता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बात कर लेते हैं तो इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जो कि गैर ब्राह्मण के लिए ओपन था। किसके लिए? गैर ब्राह्मण के लिए ओपन था। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह
में समर्थन दिया था। और सब सर्वाधिक योगदान किसका था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक वैथ्यूल स्कूल की स्थापना की थी। किसकी? वैथ्यूल स्कूल की स्थापना की थी 1849 में। बाल विवाह खिलाफ आंदोलन की बात कर लेते हैं तो 1850 में बाल विवाह आंदोलन के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन किया था। 1850 में क्या किया था? बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन किया था। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रनाडे और आर.जी. भंडारकर। इन तीनों की सहायता से जो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, कहाँ पर होती है? ये मुंबई महाराष्ट्र में 1867 में की जाती है। कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में 1867 में ये की जाती है। इसमें प्रार्थना समाज में क्या था? जाति प्रथा व अस्पृश्यता की निंदा जो है वो इसमें की गई थी। इसके बाद में विधवा पुनर्विवाह में इन्होंने भी समर्थन दिया। ज़्यादातर विधवा पुनर्विवाह में समर्थन सभी ने दिया था। भारत की प्रादेशिक जल सीमा की बात कर लेते हैं तो 12 नेचुरल मील है। कितनी है? 12 नेचुरल माइल्स हैं। ठीक है, 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1600 मीटर होता है। अगर पूछा जैसे आर्मी की रनिंग है तो कितनी होती है? तो 1 मील के बराबर में होती है। तो 1 मील बराबर कितना? 1600 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील की बात कर लेते तो 1852 मीटर होती है। कितनी? 1852 मीटर होती है एक नॉटिकल मील की दूरी। किलोमीटर में पूछा जाए तो 1852, और वैसे 1 मील में 1600, एक नॉटिकल मील में 1852। अनन्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो अनन्य क्षेत्र जो है वो 200 जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो 200 नॉर्थ साइड, 200 नॉर्थ। ठीक है, और अविच्छिन्न मंडल की बात कर लेते हैं, यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन, जो कि 24 मीटर होता है। माउंट डियोबोती की बात कर लेते हैं तो माउंट डियोबोती कहाँ पर है? ये मध्य अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? मध्य अंडमान में ये स्थित है। माउंट कोयोब की बात कर लेते हैं तो माउंट कोयोब जो है वो दक्षिण अंडमान में है। कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में है। माउंट थुल्लर की बात कर लेते हैं तो माउंट थुल्लर जो है वो हिंद महासागर एंड अंडमान की सीमा में स्थित है। माउंट थुल्लर जो कि ग्रेट निकोबार में भी स्थित है। पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। देखो, यमन जो है वो आंध्रा में फैला हुआ है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में फैला हुआ है, और माहे जो है वो केरल में है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हो तो उनकी कोई एक जगह जो है वो निश्चित नहीं है। अगर कुछ हिस्सा यहाँ पर है तो कुछ हिस्सा यहाँ पर है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, तीसरा हिस्सा यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से जो यूनियन टेरिटरी है वो अलग अलग जगह में फैली हुई है। ठीक है, एक स्टेट की तरह नहीं है कि एक सीमा इनकी निर्धारित हो। तो इनके जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग जगह पे बटे हुए हैं। पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो 4th जिला जो है पुडुचेरी का वो पड़ता है कहाँ पर? तमिलनाडु में 4th जिला पड़ता है। ठीक है, फ्रांसीसी अधीन थे किसके? तो जो फ्रांसीसी अधीन थे वो यहाँ पर पुडुचेरी के ही थे। पश्चिमी तट के मैदान की बात कर लेते हैं तो मालाबार जो तट है वो कहाँ का है? तो मालाबार जो तट है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। कोंकण की बात कर लेते हैं तो कोंकण कहाँ का है? मुंबई से गोवा के मध्य में ये फैला हुआ है। मालाबार कर्नाटक से केरल के बीच में ये फैला हुआ है। कन्नड़ की बात कर लेते हैं तो गोवा से कर्नाटक ये जो कन्नड़ मैदान है ये फैला हुआ है। गंगा के सबसे बड़े अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो गंगा जो है वो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है भारत में बनाती है, जिसकी लंबाई, गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25 इसकी लंबाई है। और ये डेल्टा कब बनाती है? तो डेल्टा ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिलकर गंगा ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, हिमालयी नदियों की आकृति की बात कर लेते हैं तो हिमालय नदियाँ जो है उनकी आकृति जो है वो 5 प्रकार से होती है। एक तो गोखुर झील है, विसर्प नदी है, डेल्टा का निर्माण है, बाढ़कृत मैदानकूट है और गुम्फित वाहिकाएँ हैं। वन्यजीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं तो मेनन जो है, मेनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। कौन सा? मेनन। कालाटोप की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य है। अस्कोट की बात कर लेते हैं तो अस्कोट कहाँ पर है? उत्तराखंड में वन्यजीव अभयारण्य है। केवलादेव और रणथंभौर और गजनेर राजस्थान में ये वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। कहाँ पर? वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केवलादेव, रणथंभौर, गजनेर में स्थित है। इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं
किसी निश्चित अवधि यानी कि वित्तीय वर्ष में किसी देश निवासी और शेष विश्व के बीच में समस्त आर्थिक लेन देन को क्या कहते हैं? तो भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह जो है वो एक देश के निर्यात से विदेशी वस्तुओं एंड सेवा और कर, जैसे कि गेहूं के बदले में पैसा, ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु किसी भी अन्य देश को दी जाती है और उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है वो होता है देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह, ठीक है। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है अंतर्गत बाजार में प्रयुक्त मुद्रा की तुलना में मूल्य की कमी। अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें प्रमुख मुद्रा जो होती है उसकी तुलना में मूल्य में जो कमी होती है वो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने भारत का जो रुपये है वो $1 के बराबर यानी कि 82 से 83 रुपये अभी प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। निजीकरण और वैश्वीकरण की बात कर लेते हैं और उदारीकरण की। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा कौन देता है? तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा देता है। प्रकाश में क्या होता है? तो प्रकाश संघनन विरल होता है और प्रकाश की किरण जो है वो संघनन को भारी करती है। जैसे कि चाल जो है, चाल अगर बढ़ गई तथा अवलंब से दूरी हट जाती है, क्या हो जाता है? अवलंब से दूरी हट जाती है। प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कौन कौन सी चीज़ों में होता है? देखो, पहला तो जो अपना हीरा का चमकना है ये इसकी जो इसमें जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है, ठीक है। मरीच का जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अकॉर्डिंग में जो चीज़ें चमकती हैं ज़्यादा, जैसे कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप जो सड़क है, सड़क को आप दूर से देखेंगे तो आपको सड़क की थोड़ी दूरी पे एक पानी सा भरा हुआ प्रतीत सा होगा। यही होता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या होता है? लगता है कि यहाँ पे पानी है और जब इंसान वहाँ पे पास में जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं मरीच का। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कौन कौन आएगा? एक तो पहले मरीच का आएगा, दूसरा हीरा का चमकना आएगा, तीसरा प्रकाश तंतु का निर्माण आएगा, टिंडल प्रभाव आएगा जिसको हम प्रकीर्णन कहते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये किस में आएगा? तो तारों का जो टिमटिमाना है, टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकीर्णन में आएगा और तारों का टिमटिमाना है जो वो अपवर्तन में आएगा। क्योंकि देखो जो हीरा है ना तो वो लुप करता है, वो कंटिन्यू चमकता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि अब वो पूरा तरीके से ही चमक के ही रह गया है। और जब गर्मियों के मौसम में जो मरीचिका बनती है वो भी क्या बार बार बंद होती है? ऐसा कुछ होता है नहीं। लेकिन तारों का जो टिमटिमाना है वो अपवर्तन कहलाता है। क्या कहता है? अपवर्तन कहलाता है। और अगर इसकी बात कर लेते हैं टिंडल प्रभाव की, तो टिंडल प्रभाव में क्या होता है? ये प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। सबसे हल्के अधात्विक तत्व की बात कर लेते हैं तो सबसे हल्का जो अधात्विक तत्व है वो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। द्रव अधात्मिक तत्व की बात कर लेते हैं। वह द्रव जो अधात्मिक तत्व है वो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है। इसके बाद में अधातु जिसमें चालक है वो कौन सा है? तो आयोडीन है। जो ये अधातु है जिसमें चमक होती है। कौन सी अधातु है जिसमें चमक होती है? वो है आयोडीन। अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है वो क्या है? वो है ग्रेफाइट। सीटेन संख्या की बात कर लेते हैं तो डीजल की जो गुणवत्ता है ये सीटेन संख्या कहलाती है, ठीक है। मानव के गुर्दों की बात कर लेते हैं तो पथरी से बने कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी मानव की जो मनुष्य के पेट में आपने सुना होगा वो पथरी टाइप की बन जाती है। तो वो किसकी बनी होती है? आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ठीक है। मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पैर अस्थि की बात कर लेते हैं। पैर की जो अस्थि है उसको हम क्या कहते हैं? जो पैर मोड़ने का काम करती है तो उसको हम कहते हैं टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया। बाह की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमरस है। कौन सी है? ह्यूमरस है। कूल्हे की हड्डी की बात कर लेते हैं तो इसको इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। कॉलर बोन की बात कर लेते हैं तो क्लेविकल जो है वो कॉलर बोन होती है। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती या स्वचालित की बात कर लेते हैं तो भोजन द्वारा जो लार आती है
वो किसकी होती है, तो वो सलाइवा की बनी होती है। किसकी, भोजन द्वारा जो लार बनती है वो। इंटरनेशनल परपट केस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो ये गोवा में आयोजित हो रहा है। दिल्ली में क्या क्या आयोजित हो रहा है, तो परपर पोस्ट जो है वो हो रहा है। अमृत उद्यान का उद्घाटन जो है वो दिल्ली में किया गया। दिव्यांग जनों के लिए ये किया गया है। भारत पर्व उत्सव और विधि उत्सव, आदि महोत्सव, फैक्रोफोनी मेला 2024, ये सभी कहाँ पर हो रहे हैं, दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। ठीक है, पहला रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं, तो पहला रेलवे स्टेशन जो है वो सिक्किम का रंगपो स्टेशन है। कौन सा, सिक्किम का रंगपो स्टेशन जो है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने अभी रखी है पयोंग जिला में। कौन से, पक्योंग जिला में इसकी आधारशिला रखी है। किसकी, पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम का। कहाँ का, पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम का। सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन पाक्योंग जिले में पहले जो रंगपो स्टेशन है वो बन रहा है, और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है। वाराणसी में कौन सी प्रतिमा का आवरण किया गया है, तो वाराणसी में रविदास की 647वीं जयंती पर 25 मीटर की एक ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन सी, 647वीं जयंती पर 25 मीटर ब्रॉन्ज की प्रतिमा जो है वो रविदास की प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पर, वाराणसी में। और इसका उद्घाटन भी किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। सर्वेद मंदिर की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये वाराणसी में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा योग केंद्र जो है वो यहीं पर स्थित है, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेते हैं। तो महादेव की थीम पर वाराणसी में बना हुआ है कौन सा, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट पे आ जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट जो है वो भारत में ही घरेलू मैदानों पर ये खेले जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच मैक्सिमम जो है वो आर अश्विन ने 354 विकेट लिए हैं, और अनिल कुंबले ने 350 विकेट लिए हैं। कौन से, टेस्ट क्रिकेट मैच। टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ खेले जाते हैं, तो भारत में ही घरेलू मैदानों पर ही खेले जाते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट टेस्ट में किसने लिए हैं, तो अनिल कुंबले ने लिए हैं। किसने लिए हैं, अनिल कुंबले ने लिए हैं। ठीक है, तो कितने विकेट लिए हैं, 619 विकेट लिए हैं। सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडार योजना की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा खाद्यान्न भंडार योजना जो है वो पीएम मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, जिसमें बजट की जो राशि है वो कितनी है, वो 1.25 लाख करोड़ जो है इसकी बजट राशि है। गगनयान की बात कर लेते हैं, तो 2024 में गगनयान जो है उसके ग्रुप कैप्टन कौन है, तो अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, प्रशांत बालकृष्ण नायर है। विंग कमांडर की बात कर लेते हैं, तो शुभांशु शुक्ला है। और मिशन ये कब होगा, तो 2024 के लास्ट से शुरू होकर 2025 के शुरुआत में ये गगनयान जाएगा। कहाँ पर जाएगा ये गगनयान, तो आप बताएंगे ये गगनयान कहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, स्टीड फास्ट डिफेंडर की बात कर लेते हैं, तो 2024 में सैन्य अभ्यास की शुरुआत जो है वो की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी, स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास। तो नाटो ग्रुप की इसकी शुरुआत की गई थी। नाटो की बात कर लेते हैं, तो 32वें मेंबर जो है नाटो का वो कौन बना है, तो स्वीडन जो है वो 32वां मेंबर बना है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, तो ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर रहा है। 1949 में इसकी स्थापना होती है किसकी, नाटो की। क्वाड का अभ्यास की बात कर लेते हैं, तो क्वाड का अभ्यास जो है वो मालाबार कहलाता है। क्या कहलाता है, मालाबार कहलाता है। फोर्स की मैक्सिमम कमाई की बात कर लेते हैं, तो फोर्स में मैक्सिमम कमाई जो है वो एथलीट के द्वारा की जाती है। एथलीट में कौन कौन से हैं, तो रोनाल्डो इस पे पहले नंबर पर आते हैं। कौन, रोनाल्डो पहले नंबर पे आते हैं, मेसी थर्ड नंबर पे आते हैं, और जॉन रैम जो है वो सेकंड नंबर पर आते हैं। एक्टर्स में बात कर लेते हैं, तो 5th नंबर पे जो है वो शाहरुख खान सबसे कमाई करने वाले पर्सन बन गए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आने वाले